Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Object Oriented Programming in lecture number 12. लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर करने और उनको डिफ़ाइन करने के हवाले से उनकी दो तरह की मेथड देखे थे कि या तो हम क्लास की जो मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशन है वो क्लास के अंदर दे सकते हैं, जैसे कि और यूज़ हम एग्जांपल्स देखी थी, और दूसरा तरीका ये है कि हम क्लास की जो मेंबर फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशन हम क्लास से बाहर भी दे सकते हैं। क्लास के अंदर उनको डिक्लेयर करना फिर लाजमी है और फिर उनकी डेफिनेशन हम क्लास से बाहर भी दे सकते हैं, और उसके लिए फिर हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है और उसको यूज़ करके हम क्लास से बाहर डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसकी फिर हमने कोरस्पॉन्डिंग एग्जांपल्स देखी थी लास्ट लेक्चर में। उसके हवाले से हमने एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जिसे इनलाइन फंक्शंस कहते हैं, और इनलाइन फंक्शन का क्या यूज़ है, क्यों बनाते हैं, और फिर बाद में हमने उसका सिंटैक्स देखा कि किस तरीके से हम क्लास के अंदर रहते हुए इनलाइन फंक्शन बना सकते हैं या उसको क्लास से बाहर कैसे यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि बेसिकली हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से जो बुनियादी चीज़ है ये उन्हीं में से एक है। अब ये हमने पहले डिस्कस नहीं की ऊप के हवाले से, क्योंकि इसका जो ताल्लुक़ है वो इम्प्लीमेंटेशन से है, यानी प्रैक्टिकली हम जब आते हैं कोडिंग में तब कंस्ट्रक्टर हमें ज़रूरत पड़ता है। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बेसिकली कंस्ट्रक्टर को अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्टर किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने वाला होता है, किसी चीज़ को बनाने वाला होता है। मिसाल के तौर पर आप कोई बिल्डिंग बनवाते हैं या अपना घर बनवाते हैं तो उसके लिए जो उसको बनाने वाला है उसको भी आप कंस्ट्रक्टर कहते हैं, कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करने वाला। कंस्ट्रक्टर इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अब हम बात करते हैं क्लासेस के हवाले से। हमने क्लासेस बनाई, यानी हमने प्रैक्टिकली क्लास बनाई थी और क्लास को यूज़ भी किया था। और कैसे यूज़ किया था, मेन फंक्शन में उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यूज़ किया था। अब हमने उस वक्त तो डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि हमने जैसे ही नॉर्मली डाटा टाइप्स की डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल्स, वैसे ही हमने स्टूडेंट टाइप के कर लिए थे, तो वो क्लास के ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, कंस्ट्रक्टर ये काम करता है कि आप जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस वक्त उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करता है, इनिशियलाइज़ करवाता है। अब ये इनिशियलाइज़ क्या करवाता है, क्लास के अंदर जितने भी डाटा मेंबर्स होंगे, जितने भी अभी हम देख आए हैं कि कितने डाटा मेंबर्स हैं क्लास के अंदर, जितने भी डाटा मेंबर्स होंगे उनको इनिशियलाइज़ करवाता है। बेसिकली कंस्ट्रक्टर जो है वो तब कॉल होता है जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट S1 लिखा था, तो S1 जब लिखा था तो उस वक्त स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। अब हमें नज़र तो नहीं आया ना, हमने उसको बनाया था, अभी हम आगे बनाएंगे भी सही, लेकिन अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर क्लास का नहीं बनाते तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली C++ का कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर भी बना देता है और उसको कॉल भी कर लेता है। या आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर अगर ना हो तो क्लास का ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्टर होता है तभी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कंस्ट्रक्टर इज़ यूज्ड टू इंश्योर दैट object in well defined state at the time of creation। बुनियादी मकसद कंस्ट्रक्टर का ये है कि आपने क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है उसको वेल डिफाइंड स्टेट के अंदर क्रिएट किया जाए, या उसकी जो स्टेट है वो नॉर्मल बिहेव कर रही हो।
तो ये काम जो है वो कंस्ट्रक्टर के ज़रिए, यानी इस चीज़ को इंश्योर करना कि क्लास के तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वैलिड हैं, वो नॉर्मल बिहेव करेंगे और वो वेल डिफाइंड स्टेट रखते हैं। ये बुनियादी मकसद है। कंस्ट्रक्टर इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। जैसे मैंने कहा है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे फ़ौरन उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होता है और उसका जो तमाम डाटा मेंबर्स होते हैं उस क्लास के उनको इनिशियलाइज भी करता है। कंस्ट्रक्टर आर नॉट यूजुअली कॉल्ड एक्सप्लिसिटली। कंस्ट्रक्टर को हम खुद से कॉल चाहें कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर हम नहीं करेंगे तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कर लेता है। कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल फंक्शन हैविंग द सेम नेम एज द क्लास नेम। अब हम आगे C++ कोडिंग में जा रहे हैं कि अब इसको बनाएं कैसे, हम बना कैसे सकते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने की जो ख़ास बात है वो ये है कि हम ये भी एक स्पेशल किस्म का एक फंक्शन ही होता है, मेंबर फंक्शन ही होता है, लेकिन इसको जो इसका जो नाम है वो वही होगा जो आपकी क्लास का नाम होता है। मिसाल के तौर पर क्लास का नाम स्टूडेंट है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट होगा। क्लास का नाम सर्कल है तो स्टूडेंट का नाम आपके कंस्ट्रक्टर का नाम भी सर्कल होगा। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव रिटर्न टाइप। अब नॉर्मल फंक्शन में हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, इवन के जिनकी रिटर्न टाइप ना हो वहाँ पे वाइड भी लिख देते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर में अलाउ नहीं है। कंस्ट्रक्टर में आप रिटर्न टाइप नहीं लिख सकते, इवन के वाइड भी नहीं लिख सकते। कंस्ट्रक्टर आर कॉमनली द पब्लिक मेंबर्स। आमतौर पर कंस्ट्रक्टर हम बनाते ही पब्लिक हैं, क्योंकि प्राइवेट बना देंगे तो क्लास से बाहर तो एक्सेस होंगे नहीं, तो फिर उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो इसलिए हम इनको पब्लिक ही रखते हैं हमेशा, और तमाम मेंबर फंक्शन आमतौर पर आपको मैंने पहले ही बताया है वो पब्लिक डिक्लेयर होते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडेंट की क्लास है पब्लिक, यहाँ पे हमने देखें अब क्या किया, यहाँ पे स्टूडेंट ये एक फंक्शन बना रहे हैं हम, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है और मैंने सिर्फ पैरेंथेसिस लगा दिए हैं और ये बॉडी स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे अब आप देखें क्या हुआ कि क्लास की ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी में मैंने एक स्टेटमेंट दी है, रोल नंबर इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो डाटा मेंबर है रोल नंबर उसको इनिशियलाइज़ करवा देगा। यहाँ पे मैं ओमिट किया हुआ है, जगह कम थी, तो यहाँ आप समझ लें कि इंट रोल नंबर है, जैसे पहले हम एग्जांपल में देख चुके हैं। तो यहाँ पे रोल नंबर इज़ इक्वल टू 0 आया। तो अब जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उस रोल नंबर को 0 असाइन कर दिया जाएगा। अब 0 एक नॉर्मल मतलब वैल्यू है जो इसको दी जाती है। तो ये आप देखें कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। आगे चलते हैं और एक और एग्जांपल या एग्जांपल का जो बाकी कोड है वो देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम क्लास का ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर इज़ इम्प्लिसिटली कॉल्ड एट दिस पॉइंट। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हुआ, यानी ये ऑब्जेक्ट जैसे मैंने क्रिएट किया और उसके यानी उस जब कॉल होगा तो उसकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरीके से देखें मैंने ये सारी चीज़ें कवर की। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अब हम कंस्ट्रक्टर की टाइप्स पढ़ेंगे इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में। तो सबसे पहले एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्गूमेंट इज़ कॉल्ड द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी हमने ये जो स्टूडेंट वाला देखा था, मैंने पैरेंथेसिस खाली छोड़ दी थी, इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं किया था। अगर तो ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कि विदाउट कोई आर्गूमेंट यानी पैरामीटर लेता है तो उस कंस्ट्रक्टर को हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। एंड इफ़ वी डू नॉट डिफाइन द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर द कंपाइलर विल जनरेट ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे मैंने कहा है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो लास्ट लेक्चर में मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, यानी एग्जांपल में प्रोजेक्ट में, तो कंपाइलर ने उस वक्त ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर बनाया होगा, यानी जिसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहेंगे। तो कंस्ट्रक्टर अगर आप खुद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं देते क्लास में तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली खुद क्रिएट कर लेता है उसके लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। द कंपाइलर जनरेट द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स टू देयर वैल्यूज़। तो ये मैंने जो इंट रोल नंबर 0 दिया है कंस्ट्रक्टर में, तो ये उसको पता था कि इंट की वैल्यू नॉर्मल 0 होती है। अगर मैं यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट होगा तो 0.0 होगी, अगर करैक्टर है तो उसकी फिर नल होती है।
तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने देख। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे अगेन स्टूडेंट की एग्जाम्पल हम एक ही यूज़ कर रहे हैं ताकि वो उसका डिफरेंस आप फील कर सकें कि क्या है। डिफरेंट एग्जाम्पल मैं इसलिए नहीं दे रहा, वो हम कोडिंग में कर लेंगे कवर, लेकिन एक एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि यहाँ पे रोल नंबर एज सच वही, यहाँ पे अब हम एक दूसरा पैरामीटर भी बना रहे हैं, करैक्टर पॉइंटर नेम, और फ्लोटिंग पॉइंट GPA यानी एक फ्लोटिंग पॉइंट मेंबर है, और पब्लिक में हम जो है वो कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिख रहे इस वक्त, ना कोई कंस्ट्रक्टर है और ना ही कोई मेंबर फंक्शन है। तो मैं अब मेन फंक्शन यहाँ पे दोबारा मेन फंक्शन की तरफ चलता हूँ, और यहाँ पे कंपाइलर जनरेट द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी ये वाला कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद जनरेट करेगा, यानी मैंने खुद नहीं लिखा लेकिन कंपाइलर ये ऑटोमेटिकली खुद जनरेट करेगा। जैसे तमाम डाटा मेंबर्स होंगे उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये रोल नंबर की 0 है, GPA की फ्लोटिंग पॉइंट था तो 0.0 होगी, और करैक्टर की जो है वो नल बनेगी। तो इस तरीके से आप देखें। आगे एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है जी। फंक्शन ओवरलोडिंग आपने पिछले कोर्स में डिस्कस किया होगा, C के कोर्स में या नॉर्मल C++ के कोर्स में। तो ये अब हम जैसे फंक्शन ओवरलोड कर सकते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है। बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग ये है कि हम एक से ज़्यादा फंक्शन बनाते हैं जिनका नाम एक ही होता है, और उनमें डिफरेंस होता है नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स का और उनकी टाइप ऑफ पैरामीटर्स का, लेकिन उन सबको एक नाम से बनाने का मकसद ये है कि रन टाइम के ऊपर जब मैं कहूँ कि 2+2 करो तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर वह फंक्शन ढूंढेगा जिसमें दोनों पैरामीटर्स इन टाइप के होंगे। रन टाइप पे मैं कहूँगा कि 2 + 4.7 करो तो वो फिर कंपाइलर वो फंक्शन ढूंढेगा जिसकी प्रोटोटाइप या जिसके जो पैरामीटर्स हैं वो एक इन टाइप का होगा और दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट का होगा। ठीक उसी तरह हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि आप क्लास के एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर भी दे सकते हैं। बेसिकली क्लास के एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर दे सकते हैं, नाम तो होगा ही सेम, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम तो वही होता है जो क्लास का नाम होता है। अब एक क्लास के अंदर आप एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो सबका वही नाम होगा जो कि क्लास का नाम है। तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ईजीली इम्प्लीमेंट हो जाता है। कंस्ट्रक्टर हैव द पैरामीटर्स and these parameters are initialized to the data members with users supplied data। उसके बाद यहाँ पे अब हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखें मैंने एक स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बनाया और एक और कंस्ट्रक्टर बना लिया। देखें ये भी कंस्ट्रक्टर है, ये भी कंस्ट्रक्टर है, दोनों के नाम स्टूडेंट हैं। तो इसका जो पैरामीटर है वो एक दे दिया मैंने, करैक्टर ए नेम। एक तीसरा मैंने बनाया कंस्ट्रक्टर जो कि 2 पैरामीटर लेता है, तो ये एक करैक्टर ए पॉइंटर ए नेम और इंट रोल नंबर लेता है। तो ये देखें 3 कंस्ट्रक्टर बन गए, इनका नाम एक जैसा है तो इसलिए इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं कॉन्सेप्ट को। एक चौथा भी मैंने बना दिया, तो यहाँ पे अब भी 3 पैरामीटर्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले 2 पैरामीटर्स जो हैं वो इन टाइप के रखे हैं और तीसरा जो मैंने रखा है वो फ्लोटिंग पॉइंट का रखा है। तो इस तरीके से आप देखें कि एक क्लास के अंदर मैं कई एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ। फ़र्क ये होना होगा उसमें कि नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे और उन पैरामीटर्स की टाइप डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसका नाम एक ही होगा। ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग में भी अब देखते आए हैं कि वहाँ पे फंक्शंस का नाम एक जैसा होता था, यहाँ कंस्ट्रक्टर में भी क्योंकि एक ही क्लास है तो उसी क्लास का नाम यूज़ होगा। यहाँ पे अब आप देखें कि मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ क्लास से बाहर कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो आप ये देख लें कि क्लास से बाहर अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला कंस्ट्रक्टर जो स्टूडेंट क्लास है, अब ये मैं बाहर इसकी रिटर्न टाइप तो होती नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना मैंने। क्लास का नाम आएगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा, फिर जो है वो फंक्शन का नाम आएगा जो कि स्टूडेंट है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो फंक्शन का नाम यूज़ किया है उसकी अब कौन सा यूज़ किया, स्टूडेंट तो काफ़ी सारे मैंने दिए हैं, 4 दिए हुए हैं मैंने, ये पैरामीटर से पता चलेगा। पैरामीटर में पहला इन टाइप का है, दूसरा करैक्टर टाइप का पैरामीटर है, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर मैं डिफ़ाइन करने लगा हूँ। इसकी बॉडी में चलते हैं तो मैंने लिखा है कि अगर तो रोल नंबर 0 से छोटा है तो फिर क्या करो, यहाँ रोल नंबर को 0 कर दो। यानी अगर फ़र्ज़ करें यूज़र ने गलती से -5 डाल दिया
अब -5 तो किसी का रोल नंबर होता नहीं है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, उसको 0 सेट कर दिया, क्योंकि -5 कर दूंगा तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर में चला जाएगा, यानी उसकी स्टेट वैलिड तो नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट तो वो नहीं है जिसका रोल नंबर -5 है या -100 है, माइनस तो होता ही नहीं है रोल नंबर में, कहीं भी नहीं होता, इसलिए रियल लाइफ में नहीं होता, तो हम यहाँ भी अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इफ़ द रोल नंबर इज़ लेस देन 0 देन जो है वो रोल नंबर 0 पे सेट कर दो। और अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा, अगर फ़र्ज़ करें रोल नंबर 0 से छोटा नहीं है तो फिर तो यूज़र ने वैलिड ही कोई रोल नंबर दिया होगा, तो मैं फिर एल्स पार्ट में चला जाऊंगा और यहाँ जो रोल नंबर यूज़र ने दिया है उसको मैं रोल नंबर में डाल दूंगा। और उसके बाद आखिर में ये फंक्शन की बॉडी ख़त्म हो गई। तो देखिए मैंने किस तरीके से टेस्ट आउट किया इफ़ एल्स का इस्तेमाल करके कि रोल नंबर की स्टेट ठीक है या कोई ख़राबी है इसमें। मेन फंक्शन में अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने एक स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट बनाया, एक मैंने स्टूडेंट 2 ऑब्जेक्ट बनाया और एक मैंने स्टूडेंट 3 ऑब्जेक्ट बनाया, इसी तरह एक स्टूडेंट 4 ऑब्जेक्ट बनाया। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जब मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया है तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ऑफ कोर्स डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो भी दिया था हमने जिसके कोई पैरामीटर्स नहीं थे। इस केस में स्टूडेंट 2 ऑब्जेक्ट बनाया तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? इस पे पैरामीटर से देखें, पैरामीटर में नेम मैंने पास किया हुआ है, तो ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर था जो एक ही पैरामीटर लेता हो और कैरेक्टर टाइप का? हाँ जी था, वो कॉल होगा। स्टूडेंट 3 मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे अब 2 पैरामीटर मैंने दिए, पहला कैरेक्टर टाइप का है, दूसरा जो है वो इंटीजर है। तो मेरी कोई क्लास के अंदर कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर था जिसका पहला पैरामीटर कैरेक्टर हो और दूसरा इंट हो? ऑफ कोर्स था, तो वो वाला कॉल हो जाएगा। स्टूडेंट 4 के अंदर जो है वो मैंने नेम पास किया, कैरेक्टर टाइप, फिर इंटीजर टाइप का रोल नंबर पास किया और फिर GPA यानी 4.0 फ्लोटिंग पॉइंट। तो ये मेरा लास्ट कंस्ट्रक्टर था, अगर आपको याद हो, जिसमें 3 पैरामीटर्स मैंने दिए थे, वो वाला कॉल होगा। तो इस तरह आप देखें कि किस तरीके से मैं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बनाता जा रहा हूँ तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली रन टाइम के ऊपर ये काम कर रहा है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। ये मेरे पैरामीटर्स और उनकी तादाद को देख के, उनकी टाइप को देख के वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाता है। दैट कॉन्सेप्ट विल कॉल द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यूज़ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू टू रिड्यूस द राइट एफर्ट। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होते हैं उन्हीं को हम करें। यहाँ पे आप देखें कि मैंने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को यहाँ पे यहीं पे ही सेट कर दिया है नल, और यहाँ पे आप देखें फ्लोटिंग पॉइंट को 0 सेट कर दिया। तो यहाँ पे आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो नहीं है, वो जो हमने चौथा या तीसरा कंस्ट्रक्टर बनाया था, मैं पहले जाके अंदर उनको वैल्यूज़ भी दे सकता था। मैं ये वाला तरीका यानी वहीं पे जहाँ मैंने यानी वही नाम यूज़ करूँ जो मैंने ऊपर दिया था डिक्लेरेशन में, तो वही नाम यूज़ करके मैं यहाँ पे भी इनको इनिशियलाइज़ करा सकता हूँ। तो ये देखें कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो ये भी इक्विवेलेंट टू ये वाले इससे होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी यही काम कर रहे हैं। तो दोनों तरीके यूज़ होते हैं, जो आपको मुनासिब लगे आप वो यूज़ कर लेंगे। अगला जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देख लिया, ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर्स देख लिए, अब कॉपी कंस्ट्रक्टर की तरफ चलते हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर इज़ यूज्ड व्हेन इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट्स जब इनिशियलाइज करते हैं उस वक्त क्रिएट होता है। When an object is passed a value to the function, यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फंक्शन के ज़रिए वैल्यू देते हैं तो तब ये कॉल होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये कब यूज़ होगा। हमने एक फ़ंक्शन बनाया और फंक्शन में देखें मैंने एज एक पैरामीटर के तौर पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब ये देखें मैंने क्लास यानी फ़ंक्शन बना रहा हूँ, लेकिन उस फंक्शन में एज ए पैरामीटर ही मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है। इस सिनेरियो में ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि मेन फंक्शन में मैं आया तो मैंने लिखा स्टूडेंट ए, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट बी लिखा और मैं स्टूडेंट ए के अंदर बी डाल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट ए में जो चीज़ें पढ़ी हैं वो स्टूडेंट बी का भी हिस्सा हैं। तो ये अब आप देखें मैंने कहा कि फंक्शन यानी मैंने फंक्शन 1 कॉल किया और उस फंक्शन 1 को मैंने स्टूडेंट ए दे दिया। तो ये देखें किस तरीके से जो है वो मैंने ये काम किया है। तो स्टूडेंट ए मैंने फंक्शन को दे दिया, तो स्टूडेंट ए भी दे सकता हूँ, बी भी दे सकता हूँ। कैसे? क्योंकि ये इसकी जो पैरामीटर है या इसकी जो आर्गूमेंट है वो हमारा स्टूडेंट है।
यहाँ पे अब आप देखें कि मैं अब ये जब इसको डिफ़ाइन करूँगा तो ये जो मैंने अभी ये काम किया है ये मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर से साथ करूँगा। अब मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन करने लगा हूँ अगले स्लाइड पे। यहाँ पे देखें मैंने कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन करना है तो ये फिर वही सिंटैक्स यहाँ पे रिटर्न टाइप इसकी होती नहीं है, क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर आगे फिर जो रिटर्न टाइप है वो आती है, लेकिन यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं है। और यहाँ पे आपका तो फिर फंक्शन का नाम यानी स्टूडेंट आ जाता है। यहाँ पे मैंने अब देखें कि क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया है यानी उसी स्टूडेंट क्लास का, और उसका मैं अब यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ, यानी ये एम्परसेंड ऑपरेटर लगाया है यानी एड्रेस क्रिएट कर रहा हूँ। और ये कांस्टेंट भी रख रहा हूँ। कांस्ट पहले आपने यूज़ किया होगा कि भाई इसको कांस्ट बना देगा, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, जो एड्रेस जनरेट होगा वो उसको कोई चेंज नहीं कर सकेगा, इसलिए मैंने उसको कांस्टेंट लिखा है। यहाँ पे अब मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर यानी ये जो आया है रेफरेंस, इसके रोल नंबर में जो पड़ा है वो उठा के मैं रोल नंबर में डाल देता हूँ, और इसके नेम में जो पड़ा है वो उठा के मैं नेम में डाल देता हूँ, और फाइनली जो GPA में पड़ा है वो मैं उठा के GPA में डाल देता हूँ। तो ये मेरा बन गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब मैं वो काम कर सकता हूँ जो मैं अभी लास्ट स्लाइड में करके आया था। ये जो मैंने कहा था कि स्टूडेंट A बनाया, स्टूडेंट B बनाया, तो स्टूडेंट A को मैंने B में डाल दिया, तो ये स्टूडेंट A वाले तमाम चीज़ें कॉपी हो जाएंगी B के अंदर। ये काम तब होगा जब मैंने ये कॉपी कंस्ट्रक्टर दिया होगा। तो ये होगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं शैलो कॉपी। शैलो कॉपी क्या होती है कि मैंने जब एक ऑब्जेक्ट उठा के उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए दूसरे में इनिशियलाइज़ किया, तो क्या होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास A है, स्टूडेंट B है, A के तमाम जो डाटा मेंबर्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंगली कॉपी हो जाने चाहिए B ऑब्जेक्ट के तमाम डाटा मेंबर्स के अंदर। इस प्रोसेस को यो कॉरस्पॉन्डिंगली कॉपी होने वाला मामला है, ये 1 by 1 कॉपी होने वाला मामला है, इसको हम शैलो कॉपी कहते हैं। वो इनिशियलाइज द वन ऑब्जेक्ट to another object, then compiler copy the state of one object to another. This kind of is copying is called shallow copy. मैंने कहा है correspondingly। correspondingly के मतलब यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट A का रोल नंबर स्टूडेंट B के रोल नंबर में कॉपी हो जाएगा, स्टूडेंट B का नेम जो है वो स्टूडेंट A के अंदर कॉपी हो जाएगा, और स्टूडेंट B का जो CGPA है या GPA है वो स्टूडेंट A के GPA के अंदर कॉपी हो जाएगा। ये कॉरस्पॉन्डिंगली है, इसको हम कहते हैं शैलो कॉपी। अब एक देखिए, मैंने वो क्लास तो बना ली, तो मैंने लिखा स्टूडेंट A, तो स्टूडेंट B भी मैंने बना लिया। अब मैं स्टूडेंट B के अंदर इनिशियलाइज कर रहा हूँ A, तो A के तमाम डाटा मेंबर्स कॉरस्पॉन्डिंगली कॉपी हो जाएंगे B में। ये मैं अब आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने स्टूडेंट A बनाया तो मेमोरी में उसका नाम अहमद यानी रखा गया, यानी फ़र्ज़ करें हमने अहमद उसका नाम रखा, तो मेमोरी में वो यहाँ पे आप देखें कि अहमद जो है वो मेमोरी में पड़ा हुआ है। जब मैं स्टूडेंट A असाइनमेंट ऑपरेटर स्टूडेंट B करूँगा तो फिर क्या होगा, स्टूडेंट B भी इस मेमोरी को पॉइंट करना शुरू कर देगा। यहाँ पे देखें, ये देखें एरो का निशान, क्योंकि स्टूडेंट A का नाम अहमद है तो मैंने A जब असाइन किया B को तो B का नाम भी अहमद हो गया। बेसिकली अगर आप इसको देखें तो दोनों का नाम अहमद है, लेकिन टेक्निकल अगर आप देखें मेमोरी के हवाले से तो अब दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। दैट कंसेप्ट द कॉल्ड द कॉपी कंस्ट्रक्टर। आगे इसको अब इसकी डेफिनेशन देख लें कि स्टूडेंट की बना रहे हैं हम, यहाँ पे वही कांस्टेंट स्टूडेंट का रेफरेंस यहाँ ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, और अंदर जो है वो एक लेंथ टाइप का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग लेंथ ऑब्जेक्ट डॉट नेम। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम इसको ऑब्जेक्ट का नाम पास करेंगे, ये मुझे उसकी लेंथ बताएगा कि कितने करैक्टर्स हैं, और वो लेंथ मैं LEN में स्टोर कर लूँगा। उसके बाद मैं उस लेंथ को लेके डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाता हूँ। ये भी आपने पॉइंटर्स का अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसमें डायनेमिकली कैसे मेमोरी एलोकेट होती है वो कैसे उसको देखेंगे। तो मैं यहाँ पे न्यू ऑपरेटर के ज़रिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवा रहा हूँ, जिसमें लेंथ +1, ये +1 यानी लेंथ वो जो मुझे मिली है कि नेम की इतनी है, +1 का मतलब आपको पता है कि स्ट्रिंग जो होती है हमारी C या C++ में
उसमें आखिर में एक स्पेशल करैक्टर होता है जिसको नल करैक्टर कहते हैं। तो वो नल करैक्टर भी हर स्ट्रिंग का हिस्सा होता है। तो फर्स्ट करें हमारा नाम अगर 8 करैक्टर्स में आ रहा है और लेंथ की वैल्यू 8 है, लेकिन हमने एक नल करैक्टर भी स्टोर करवाना है आखिर में, तो इसलिए हमने लेंथ +1 लिखा है। तो ये मेमोरी डिक्लेयर करो और नेम के अंदर असाइन कर दो। नीचे मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट नेम पे, यानी जो अब नाम आया है उसको मैं इस नेम पे, यानी ये जो मैंने डायनेमिकली मेमोरी बनाई है इसके अंदर कॉरस्पॉन्डिंगली कॉपी कर लूँगा। इसी तरह आप देखें कि रेस्ट ऑफ द डाटा मेंबर्स बाकी आ जाएंगे सिंपल। सिर्फ नेम हमारा पॉइंटर है तो उसके लिए ये तरीका यूज़ करेंगे, और बाकी अगर ज़ाहिर है रोल नंबर है तो वो रोल नंबर तो एज इट चला जाएगा और GPA भी एज इट चला जाएगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर इज़ नॉर्मली यूज टू परफॉर्म द डीप कॉपी, यानी ये डीप कॉपी के लिए इस्तेमाल होता है। इफ़ डू यू नॉट मेक द कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर द कंपाइलर परफॉर्म शैलो कॉपी। अगर आप खुद से कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते तो कंपाइलर उसके लिए आलमोस्ट शैलो कॉपी कर देता है। तो यहाँ पे अब आप देखें कि ये शैलो कॉपी, अब जो मैंने ये काम किया था कि मैंने नेम के लिए अलग मेमोरी डिक्लेयर करवाई थी, तो अब आप देखें A के लिए जो मेमोरी है वो अलग है और B के लिए अलग है। इससे पहले जो शैलो कॉपी थी उसमें आप देखें कि दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे थे। इसमें मैंने अभी जो डायनेमिकली ये मेमोरी एलोकेट करवाई थी, इसमें ये वाले सिनेरियो में, इससे क्या हुआ कि मेरा वो तमाम जो नेम की मेमोरी थी वो अलग अलग हो गई। अब A इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, B है उसमें अहमद ही, लेकिन अब दोनों की मेमोरी अलग अलग है, पहले सेम हो रही थी। सेम कब होती है? जब शैलो कॉपी हो। डीप कॉपी में हम क्या करते हैं, इनको अलग करते हैं। डीप कॉपी का कंस्ट्रक्टर हमें खुद लिखना पड़ता है। अगर हम वो नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट उसको शैलो कॉपी ही करता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।